क्लास 12 के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य खंड का पहला अध्याय राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध है। इस निबंध के गद्यांश पर आधारित प्रश्न एवं उसके उत्तर को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न एवं उसके उत्तर को। पहला गद्यांश दिया गया है कि भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितनी अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्वित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। देखिए, अब हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो आप इसका उत्तर इसी गद्यांश से देख लेंगे। आवश्यक कर्तव्य यानी राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल बताया है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अगला प्रश्न है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो आप लिखेंगे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित यह अंश है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता है और पृथ्वी का जो संबंध है वो बहुत ही अटूट और गहरा है और आवश्यक भी है। इसीलिए पृथ्वी के साथ जो राष्ट्रीयता का संबंध है अथवा आधार है वो जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का भी विकास हो सकेगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के आद्योपांत का मतलब होता है शुरू से अंत तक की संपूर्ण जानकारी को जाने। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप साधारण रूप से लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसीलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिक से अधिक जानकारी रखें। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसे लिख लेंगे कहीं नोट करके रेखांकित अंश की व्याख्या को। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न दिया गया है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो आपने पहले ही गद्यांश में पढ़ा था कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा।
तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसके सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि भूमि, भूमि पर बसने वाले लोग और लोगों की संस्कृति, इन तीनों के मिलने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो आप लिखेंगे इसका उत्तर भी इसी गद्यांश में आप प्राप्त कर सकते हैं कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जितना अधिक हम अपने पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अब अगले गद्यांश की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। ख गद्यांश की मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। कहता है कि पृथ्वी हो और मनुष्य उस पर न हो तो राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर सकते। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कल्याण कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी जन के कारण, यानी पृथ्वी पर जब लोग रहते हैं तभी पृथ्वी को हम मातृभूमि कहते हैं। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, इसमें भी आप देख लीजिए, दिया गया है पहला प्रश्न कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो आप पुनः वही चीज दोहराएंगे। शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब दिया है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जब पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यही उत्तर होगा इसका दूसरे का। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी और जन दोनों के मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यानी पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जब पृथ्वी पर लोग बसते हैं तभी पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा को प्राप्त करती है। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो आप इस रेखांकित अंश की व्याख्या को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि लेखक के अनुसार किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व एवं विकास तभी संभव है जब वहाँ के निवासी अपने राष्ट्र की पृथ्वी अथवा भूमि को अपनी माता के समान माने और स्वयं को उसका सच्चे अर्थों में पुत्र। भूमि के प्रति इस भाव से यह संभव है कि देश में राष्ट्रीयता की सच्ची भावना का विकास हो। भूमि के प्रति माता और पुत्र का भाव ही राष्ट्र के प्रत्येक जन को अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरित कर सकता है। बस आप इतना ही लिखेंगे और यहीं से दूसरा गद्यांश भी आपका समाप्त होता है। अब अगला गद्यांश दिया गया है कि जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब देखिए, प्रश्न दिया गया है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो आप लिखेंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है। अगला प्रश्न
दिया गया है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप पाठ का नाम लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि जन का प्रवाह अनंत है, यानी लोगों का जो प्रवाह है वो अनंत तक है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम्य प्राप्त किया है। तादम्य मतलब हजारों वर्षों तक जो भूमि है उसके साथ लोगों ने क्या किया है, तादम्य स्थापित किया है। तादम्य का अर्थ होता है तल्लीनता, यानी प्रेम भाव से रहे हैं। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी कहते हैं कि जब तक सूर्य की जो किरणें हैं वह नित्य हमेशा प्रातः काल भुवन मतलब संसार को अमृत से भरेगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। यही आप इसका लिखेंगे। अगला देखिए, दिया गया है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि सूर्य की रश्मियां जो होती हैं वह नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है। तो आप लिखेंगे कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह पड़ता है कि संसार के संपूर्ण लोगों में वह क्या करती है, अमृत भर देती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि जिस प्रकार से घाटों के निर्माण से उन्नति होती है उसी प्रकार से घाटों का निर्माण से आशय है, देखिए, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। जैसे नदी अपने क्रम और श्रम से क्या करती है, घाटों का निर्माण होता है, उसी प्रकार से आप लिखेंगे घाटों का निर्माण से आश्रय उन्नति से है, जन की उन्नति से है। सततवाही का अर्थ लिखिए, जो निरंतर प्रवाहित होती है यानी बहती है उसे हम कहते हैं सततवाही। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादम्य प्राप्त किया है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादम्य प्राप्त किया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भरेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जन का प्रवाह से तात्पर्य लोगों के प्रवाह से है। जन का प्रवाह से तात्पर्य क्या है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जो लोग भूमि के साथ आगे बढ़ रहे हैं यही जन का प्रवाह है, यानी कि लोग जो पृथ्वी के प्रति सचेत हो रहे हैं और पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में जान रहे हैं, नित्य प्रति खोजें कर रहे हैं, यही तात्पर्य है। राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो राष्ट्र निवासी जन सूर्य की रश्मियों की तरह आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्थान के घाटों का निर्माण श्रम और क्रम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जिस प्रकार से नदी का प्रवाह संततवाही होता है उसी प्रकार से जनजीवन का प्रवाह भी संततवाही होता है। तादम्य और अजर का शब्दार्थ लिखिए। तो तादम्य का अर्थ होता है तल्लीनता और अजर का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा न हो, बूढ़ा न हो, या यह भी लिख सकते हैं जिसका कभी क्षय न हो। अब देखिए घ दिया गया है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जल की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति की जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित